Bismillahirrahmanirrahim. So today we will go through number of multiple choice questions related to risk and uncertainty. मैंने इस सेशन से पहले आपको टेक्स्ट भी कर दिया था कि अराउंड 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पोर्टल पे डाल दिए गए हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने इस सेशन से पहले प्रैक्टिस किया अच्छी बात है, नहीं तो सेशन के बाद प्रैक्टिस कर लें। तो ये उसके अलावा है जो क्वेश्चन वहां पे मौजूद हैं 40, उसमें से एक भी क्वेश्चन ये नहीं है जो मैं भी आपको कराने लगा हूँ। ये अराउंड 30 क्वेश्चंस ये हैं, सीमा P1 की प्रैक्टिस किट से हैं और ये भी हम एज मच एज पॉसिबल कोशिश करेंगे इस सेशन में। और दूसरा जो कल मैं कोशिश कर रहा था, जो अल्टीमेटली मुझे बीच में छोड़ना भी पड़ी, क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी के पास एग्जाम में इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि एक क्वेश्चन आधा आधा घंटा डिमांड करता है। अगर आपने उसको समझना है उस शॉर्ट पॉसिबल टाइम में और करवाना है तो डेफिनेटली वो कल 4-5 क्वेश्चन तो हम कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। तो मैंने आज आपको उसका एक कम्प्रीहेंसिव जो सोल्यूशन है वो आपसे शेयर कर लिया था, तो उस पे हम बात कर सकते हैं अगर उनमें से किसी क्वेश्चन पे आपका कोई क्वेरी होगी। अदरवाइज एक रिफ्रेशर के लिए जो हमें करना चाहिए था वो कल हमने 3-4-5 सवाल करके समझ लिया था, अब वो हमारे काम आएगा और हम ये क्वेश्चंस अब कर पाएंगे जो हमारा मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31 हियर। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन नंबर 31 है और ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है। अब चूंकि सीमा के एग्जाम में उसी तरीके से जिस तरह आईसीए में भी यही कर रहा है, तो सीमा के एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हर सवाल ABCD वाला नहीं होता, कुछ सवालों में वो ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, कुछ सवालों में वो टाइप करने को कहते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है। तो ये देख लें कि 4 से 5 नंबर का आपको इस तरह का डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकता है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि डेली डिमांड फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 100 की डिमांड के 25% चांसेस हैं, 200 की डिमांड के 40% चांसेस हैं, 300 की डिमांड के 35% चांसेस हैं। फिर वो कहता है हर आइटम 4 का कॉस्ट करता है और आप 8 का बेच सकते हैं, और जो अनसोल्ड आइटम्स हैं ये थ्रो अवे करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये कुछ सुनी सुनी कहानी हमें लग रही है। और उसके बाद ये कहते हैं इफ ऑर्डर्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द डेली डिमांड इज नोन, द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑर्डर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज। अब आपने बताना क्या है? आपने बताना है कि कितने यूनिट्स जो हैं इफ ऑर्डर्स मस्ट बी प्लेस बिफोर द डेली डिमांड। अब आपने डेली डिमांड से पहले ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर करना है? डेफिनेटली जो इसका प्रोडक्ट है वो आपने ऑर्डर करना है। कल अगर आपने बेचना है तो आज आपने ऑर्डर करना है। तो हम जानना क्या चाह रहे हैं? द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी परचेज, कितने यूनिट्स परचेज करें एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच डे, दिन के शुरू में कितने यूनिट्स खरीद लें कि हमारे दिन की डिमांड पूरी हो जाए। तो ये मोर और लेस उसी तरह का सवाल है जिसमें आपने क्या करना है, एक पे ऑफ टेबल बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप डिमांड को कॉलम्स में ले लोगे। तो डिमांड सॉरी आप सप्लाई को कॉलम्स में ले लोगे 100, 200, 300, और डिमांड को आप रोज में ले लोगे। अच्छा, ये जो रोज और कॉलम्स वाला मामला है ना, ये आप कॉलम्स रोज में और रोज कॉलम्स में भी ले सकते हो, मसला नहीं है। यानी कि अगर उलट भी कर दें तो मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको जरा जहन में रखना कि डिसीजन वेरिएबल वाली साइड से आप चीजों को कैलकुलेट करते हो। अभी मैं देख रहा था कि इन सवालों में एक सवाल ऐसा भी है जिसमें उसने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में लिखा हुआ है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है कि जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है हमें पता हो वो कहाँ पे है। अगर उसने टेबल हमें दिया हुआ है तो हमें पता हो कि डिसीजन वेरिएबल कॉलम्स में है और जो रिस्क वेरिएबल है वो रोज में है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पे ऑफ टेबल बनाना है, तो हमारे पास क्लियर कॉम्बिनेशन है। अगर हम 100 खरीदते हैं और 100 ही बेच देते हैं तो एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 4। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 400। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे लिखने लगाऊं, आप कोई सा भी रैंडमली चेक कर लें अपनी कैलकुलेटर पे, ताकि आपको पता हो कि ये जो मैंने पे ऑफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपने कैलकुलेट आपको करना आने चाहिए। अगेन हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, मैंने साथ इसकी आंसर शीट रखी हुई है, तो मैं क्विकली जिन चीजों पे हम फोकस करना चाहते हैं हम उस चीजों पे फोकस करेंगे। तो ये मैंने पे ऑफ टेबल फिल कर लिया। ठीक है, ये मैंने पे ऑफ टेबल फिल कर लिया। आप रैंडमली इसमें से किसी भी एक पे ऑफ को चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने शुरू में एक ये बताया तो मैं एंड में ये बताता हूँ कि अगर हम 300 यूनिट
खरीद के बेच रहे हैं तो 300 इंटू 4 आपको 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये पे ऑफ्स बन गए। जब ये पे ऑफ्स बन गए तो फिर अब हमें क्या कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज करना है। तो हमें डिसीजन का जो प्रिंसिपल है वो भी समझा दिया गया है कि हम ये डिसीजन किस बेस पे करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, हम 100 यूनिट्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, 100 यूनिट्स पे 400 एक प्रॉफिट है, इसके चांसेस 25% है, जमा 400 दूसरा प्रॉफिट है, इसके चांसेस 40% है, जमा 400 तीसरा प्रॉफिट है, इसके चांसेस 25% है। जब ये सारा कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली ये 400 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 200 यूनिट्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो हम जब 200 यूनिट्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर रहे होंगे, मैं बस यहाँ पे इशारा करता हूँ, हम 0 को 0.30 से, 800 को 0.45 से और 800 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करने से हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होगी वो 600 आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं सारा आपको टाइम नहीं लगाऊंगा, और 300 यूनिट्स पे भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। और वो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ से 400 को -400 को उसकी प्रोबेबिलिटी से, 400 को 0.45 से, 1200 को 0.25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो 480 आएगी। अब इस तीनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज में से जो हाईएस्ट आपकी प्रॉफिट है वो 600 है। तो बेसिकली जवाब ये है जो वहां पे लिखना था, जो उस ब्लैंक में लिखना था, अगर वो ब्लैंक आती है। अदरवाइज अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो ये जितना कुछ मैंने इस वक्त किया है ये आप टाइप करके बता रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो इस वक्त एग्जामिनर कह रहा है कि हम आपको एक वर्किंग स्पेस देंगे और वहां पे आप ये चीजें टाइप कर रहे होंगे। अब टाइप करना कितना आसान है कितना मुश्किल है, देखें जी, ये टेबल बनाना वर्ड पे इट्स नॉट अ बिग डील, और ये प्रॉफिट्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना इट्स नॉट अ बिग डील, और फिर इस प्रॉफिट्स को यहाँ पे लिख देना, ये कोई इतना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मुश्किल उस वक्त हो जाएगा जब बिल्कुल आप बगैर किसी प्रैक्टिस के सीधा एग्जाम में जाके ये मैनेज कर रहे होंगे। मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसको एक दफा अपने पास प्रैक्टिस कर लें। और डोंट वरी कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या बुरी है, आपका टेबल अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है, आपकी लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं, आपका टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है, हमें फॉर्मेटिंग से इतना इंटरेस्ट नहीं है। बस वो चीजें, वो वर्किंग उस सेल में मौजूद होनी चाहिए जो सेल आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब है 200 यूनिट्स। So let me proceed forward. Question number 232. ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है, राइट? और ये क्वेश्चन इस तरह का नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि ये 2-3 दफा यहाँ पे मुझे नजर आया और 1-2 दफा ACC में भी नजर आया, तो मैंने कहा चले एक इस वैरायटी को भी हम देख लेते हैं। वैसे आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन इन ICMAP और ICAP एग्जाम लाइक दिस, विच मीन्स कि शायद ACC और सीमा वाले जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस वाले हैं वो शायद इस प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो रूल्स हैं उसकी उसके ऊपर आ रहे होते हैं। बट फिर भी इसको हम एज अ वैरायटी लेते हैं कि लेट्स से अगर एग्जामिनर इस किस्म की वैरायटी को पिक कर लेता है तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाए। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि कंपनी जो है उसने एस्टिमेट किया है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को, और उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, और ये उसके चांसेस हैं। और वेरिएबल कॉस्ट 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और 40 भी हो सकती है, ये उसके चांसेस हैं। तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के जो एस्टिमेट्स हैं वो आपको गिवन है। अब ये कह रहे हैं द कंपनी विल बी एबल टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ईच वीक इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेलिंग प्राइस। चाहे सेलिंग प्राइस 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, कंपनी जो है वो 1000 यूनिट सप्लाई कर सकती है। और जो सेलिंग प्राइस है और जो वेरिएबल कॉस्ट है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेलिंग प्राइस का ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट से नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक सेलिंग प्राइस से नहीं है। तो कोई भी सेलिंग प्राइस किसी भी वेरिएबल कॉस्ट के साथ और कोई भी वेरिएबल कॉस्ट किसी भी सेलिंग प्राइस के साथ हो सकती है। तो ये अब उसने आपको थोड़ी सी assumptions बता दी। सवाल क्या पूछे, अब सवाल है प्रोबेबिलिटी का, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल है, और सॉरी स्टैटिस्टिकल सवाल है और प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बताएं, इस चीज के चांसेस बताएं कि आपका जो वीकली कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 से एक्सीड कर जाए, आपका वीकली कंट्रीब्यूशन 20,000 से एक्सीड कर जाए। अच्छा, इस तरह के सवालों का करने का एक बस तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ जिसे मैं अप्रोच कहता हूँ। तो जो भी वो आपको कह रहा है कि जी वीकली कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है,
तारिक का कमेंट आया कि कंट्रीब्यूशन इन ऑल केसेस इज द सेम। अच्छा, आप यूं देख रहे हो कि आप तारिक यूं देख रहे हो कि 40 के साथ 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ से 20 कैलकुलेट कर रहे हो, और आप यूं देख रहे हो कि 50 के आगे 30 लिखा हुआ है और आप फिर 20 कैलकुलेट कर रहे हो, और आप यूं भी देख रहे हो कि 60 के आगे 40 लिखा हुआ है और आप फिर 20 कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप यूं देख रहे हो, जबकि उसने आपको यहाँ पे बताया कि जो प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है 40 की प्राइस के साथ 20 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, 40 की प्राइस के साथ 30 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, 40 की प्राइस के साथ 40 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। इसी तरीके से 50 की प्राइस के साथ 20 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, 50 की प्राइस के साथ 30 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, 50 की प्राइस के साथ 40 की वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो उसने कहा ये इंडिपेंडेंट है किसी भी वेरिएबल कॉस्ट के साथ। अब वो आमने सामने जरूर आपको टेबल में नजर आ रही हैं, लेकिन नीचे उसने कह दिया है कि ये एक दूसरे के साथ टाई अप नहीं है, कि ऐसा नहीं उसने कहा कि 40 की प्राइस होगी तो 20 की वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, जो उसने आपको कहा है ना कि इतना वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि ये वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन कितने पे आता है। तो आपको ये जो वीकली कंट्रीब्यूशन आता है, ये इसको अगर आप 1000 पे डिवाइड कर दो, तो अगर आप 20,000 का वीकली कंट्रीब्यूशन चाहते, 20,000 से ज्यादा का वीकली कंट्रीब्यूशन चाहते हो, तो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 20 आना चाहिए। ठीक है, अब आपने वो तमाम कॉम्बिनेशंस देखने हैं, अब आपने वो तमाम कॉम्बिनेशंस देखने हैं जिसके जिसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको 20 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन आता है। अच्छा, अब वो कॉम्बिनेशन कौन से हैं? जिस तरह मैं अभी कॉम्बिनेशन बना रहा था, तो अगर मैं वो सारे कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखूं, तो 40 के सामने 20, 40 के सामने 30, फिर 40 का कॉम्बिनेशन, फिर 50-20 का कॉम्बिनेशन, फिर 50-30 का कॉम्बिनेशन, फिर 50-40 का कॉम्बिनेशन, फिर 60-20 का कॉम्बिनेशन, फिर 60-30 का कॉम्बिनेशन, फिर 60-50 का कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर ये 20 है, इसको क्रॉस कर दो, ये 10 है, इसको क्रॉस कर दो, ये 0 है, इसको क्रॉस कर दो, ये 30 है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। ये 20 आएगा, इसको इसको क्रॉस कर दो, क्योंकि हमने तो 20 से ज्यादा वाले केसेस लेने हैं। ये 10 है, इसको क्रॉस कर दो, ये 40 है, ये ठीक है, ये 30 है, ये भी ठीक है, और ये 10 है, इसको आप क्रॉस कर दो। ठीक है, तो तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, तो ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन ऐसे निकले हैं जिसमें जो प्रॉफिट है वो इससे ज्यादा है। 60 एंड 40, 20 30 40, 20 30 40, 20 30 40, 20 30 40, चलो ठीक है जी, ये मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो 40 है तो 40 के बाद ये भी 20 आएगा, रहेगा फिर भी क्रॉस ही। अच्छा, अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना। अच्छा, अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझो, कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझो, और शायद आपको पहले भी हो, कि अगर मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं, कि अगर सेलिंग प्राइस 50 है और इसके चांसेस 45% है, और वेरिएबल कॉस्ट 20 है और इसके चांसेस 55% हैं, तो इन दोनों के इकट्ठे होने के चांसेस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है कि दो चीजें साइमल्टेनियसली अकर हो रही हो, यानी कि प्राइस इतनी हो और वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करते हो तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन की 50 और 20 की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, वो इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है 0.2475। और इस कॉम्बिनेशन की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.25 टाइम्स 0.55, ये इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी, ये बनती है 0.1375। और इसी तरीके से इस कॉम्बिनेशन की 60-30 की 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बनती है। अब आपने क्या किया, इन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज को भी सारों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास अब इस ऐसा होने की कि प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा हो, तो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 44.75% बनती है। तो इसका जो जवाब है वो 44.75% है। उसने होल में कहा है तो इसका जवाब 45 होगा, क्योंकि उसने कहा है होल में बताओ। ये भी आपने जरूर नोट करना होता है कि आंसर वो डेसिमल्स में कह रहा है, 1 डेसिमल में कह रहा है, 2 डेसिमल में कह रहा है, या होल नंबर में कह रहा है।
होल नंबर में कह रहा है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरा अभी शायद एक दो दफा और क्वेश्चन आए इस तरह का, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उसको आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं इतनी देर में अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। सो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 233। अच्छा, अब 233 में क्या है कि कंपनी जो है वो 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज कर सकती है। 5 कौन से हैं? ये 1 2 3 4 5 LMNOP। अच्छा, इन पांचों प्रोजेक्ट्स के जो एल के जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो दी हुई हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई हैं, और एम की भी वेरिएशंस दी हुई हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, और इसकी भी। तो बेसिकली अब पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। क्या करना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू में? वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से, वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से, वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप क्या करोगे? आप एल की, एम की, एन की, ओ की, पी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको बस इस हद तक ही करता हूँ कि आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आप कोई सी भी एक रैंडमली अपने पास चेक कर लो कैलकुलेटर पे कि ये इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं तो इसकी बेस पे सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एम की है, तो आप एम को चूज करोगे और आंसर बी बन जाएगा। सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रैक्टिस है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समीशन पी एक्स। तो आप पांचों प्रोजेक्ट की वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और जमा कर दो, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तकरीबन 25 क्वेश्चन है और आज इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे तकरीबन 1.5 घंटे में। A baker is trying to decide the number of batches of a particular type of bread. ठीक है, बेकर एक डिसाइड कर रहा है कि कितने बैचेस बनाए ब्रेड के। डिमांड जो है वो रेंज कर रही है 10 से 12 बैचेस में। 10, 11, 12 डिमांड जो है वो इन तीन में रेंज कर रही है, 10 बैचेस, 11 बैचेस, 12 बैचेस। अच्छा, जितने भी वो ब्रेड बनाता है उसमें एक बैच जो है वो यील्ड करता है 50 $50। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 50 पर बैच है। बट ईच बैच ऑफ द ब्रेड बेक्ड दैट इज नॉट सोल्ड यील्ड अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। और अगर वो ना बिके, ठीक है, अगर वो ना बिके तो फिर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता है $20 का। Assuming the baker adopts the minimax regret decision rule, ठीक है, मिनीमैक्स। अच्छा, अब इस मिनीमैक्स के चक्कर में पड़ने से पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही एक पे ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें फिर पे ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा। तो पे ऑफ टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे भी 10, 11, 12 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पे ऑफ टेबल बन गया। तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर एक ब्रेड बिकता है तो $50 का कॉन्ट्रीब्यूट, तो $10 अगर, सॉरी 10 अगर ब्रेड्स की डिमांड है और 10 अब बनाते हो तो 10 इंटू 50, 500 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली फिल करता हूँ, यहाँ पे भी 500 आएगा, यहाँ पे भी 500 आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा कि डिमांड 11 की थी और आपने 10 ब्रेड बनाए। एक मिनट, मैं चूंकि सोल्यूशन पे देख रहा हूँ ना, सोल्यूशन ने थोड़ा उल्टा उल्टा सीधा करके वहां पे उन्होंने जरा कॉलम को रो को कॉलम बनाई हुई, इसलिए क्विकली मैंने गलत कर दिया। तो हमने तो यहाँ पे ली है सप्लाई और यहाँ पे लिया डिमांड। तो जरा दूसरे वाले को चेक कीजिएगा, मैंने जो दूसरा कैलकुलेट किया था वो क्या है कि आप 11 ब्रेड्स बनाते हो और डिमांड 10 की है। ठीक है, तो होगा क्या कि 10 ब्रेड्स तो बिक जाएंगी, और जब 10 ब्रेड्स बिकेंगी तो 500 का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो एक ब्रेड बच जाएगी, ठीक है, वो आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगी और आपको ओवरऑल 480 आएगा। तो वो मैंने जरा उसको वहां से जब सोल्यूशन से देखा था, तो चूंकि सोल्यूशन में रोज कॉलम्स हैं और कॉलम्स रोज हैं, और मैंने आपको ये पहले बताया कि ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको रेकमेंड एक अप्रोच की है कि आप हमेशा डिसीजन वेरिएबल को कॉलम में लो और हमेशा जो है रिस्क वेरिएबल को रोज में लो। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और अब जो हमारा जवाब आता है वो 480 आता है और अगला 460 आता है। ये अलबत्ता 500 आएंगे। और अब पे ऑफ टेबल जो है मैं फिल कर रहा हूँ, आप रैंडमली किसी भी आइटम को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए टेस्ट कर लो, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है या ये आपसे नहीं हो रहा तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब रूल क्या अप्लाई करना है? रूल अप्लाई करना है
उसने कहा रूल अप्लाई करना मिनी मैक्स रिग्रेट। अच्छा जी, अब मिनी मैक्स रिग्रेट की कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और मैंने ये कहा था कि जैसे ही ये सवाल आए तो आप क्या करो, आप रो वाइज सबसे पहले जहां पे हाईएस्ट है उधर 0 लिख दो, 0 रिग्रेट, और दूसरे को उससे कंपेयर कर लो और तीसरे को भी उससे कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मेरा माइनस नहीं है, बस मैंने रिग्रेट्स निकाल लिए। फिर इस रो में सबसे हाईएस्ट क्या है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिग्रेट होगा, यहाँ पे भी 0 रिग्रेट होगा और यहाँ पे 50 का रिग्रेट होगा। इस रो में सबसे हाईएस्ट क्या है, ये, तो यहाँ पे 0 रिग्रेट होगा, यहाँ पे इससे कंपेयर करोगे तो 70 का रिग्रेट होगा, यहाँ पे इससे कंपेयर करोगे तो 100 का रिग्रेट होगा। अब कॉलम वाइज देखो कि मैक्सिमम, अब कॉलम वाइज देखो कि मैक्सिमम रिग्रेट क्या है। इसका मैक्सिमम रिग्रेट ये है, इसका मैक्सिमम रिग्रेट ये है, इसका मैक्सिमम रिग्रेट ये है। ठीक हो गया जी। और अब इन तीनों मैक्सिमम का जो मिनिमम है वो क्या है, ये। जवाब आया 12 बैचेस। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 12 बैचेस। तो ये आप इधर अगर एबीसीडी ऑप्शन दिए हुए तो चूज कर लोगे, और अगर एबीसीडी ऑप्शन नहीं है तो आप ये जवाब इस तरीके से वर्ड प्रोसेसर में टाइप कर दोगे, ये टेबल बता दोगे, ये वर्किंग बता दोगे और 12 मैचेस लिख दोगे कि इसका आंसर है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है जी। तो रिग्रेट निकालना और रिग्रेट को फिर मैक्सिमम रिग्रेट निकालना और मैक्सिमम रिग्रेट में से मिनिमम निकालना, ये अब हमने पहले भी देख लिया था लॉन्ग क्वेश्चन में, अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया। और आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पोर्टल पे भी आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बार 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 रिग्रेट्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद वो कहता है जी मैच करो। अब इस तरह का सवाल आपको आ तो नहीं सकता, लेकिन मैच कर लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो रिस्क न्यूट्रल के लिए होता है, जो मैक्सिम मैक्स होता है वो रिस्क सीकर के लिए होता है, जो मैक्सिमिन है वो रिस्क वर्सर के लिए है, और जो मिनी मैक्स रिग्रेट है वो भी रिस्क वर्सर के लिए है। ठीक है जी। इसके अंदर जो मिनी मैक्स रिग्रेट है उसके आगे बस एक थोड़ा सा वो सोर लूजर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये रिस्क वर्सर है, लेकिन ये साथ ही साथ सोर लूजर भी है कि ये हारना नहीं चाहता बेसिकली, और बेसिकली एक लूजर्स अप्रोच है। ये रॉन्ग डिसीजन से बहुत डरता है, लेकिन इन एनी केस दोनों रिस्क को अवॉइड करने के चक्कर में होते हैं। उसके बाद जी अब डिसीजन ट्री आ गया आपके पास। ये भी चलें एक सवाल अच्छा आ गया हमारे पास कि अगर डिसीजन ट्री हमें दिया हुआ, वो बना के दिया हुआ है, क्योंकि अब शायद डिस्क्रिप्टिव सवाल में तो ऐसा हो सकता है कि डिसीजन ट्री भी आपको बनाना पड़े, लेकिन एमसीक्यू में डिसीजन ट्री आपको बनाना नहीं पड़ सकता। आपको डिसीजन ट्री दिया होगा और उसकी इंटरप्रिटेशन या कैलकुलेशन आपको जरूर एमसीक्यू में आ सकती है। तो अब ये डिसीजन ट्री है और इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, वो कैलकुलेट करने को कह रहा है ओवरऑल एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट लॉन्च, और उसने पॉइंट जी पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वो ना भी देता तो हम क्या करते, हमारी अप्रोच क्या होती, हम सबसे पहले 12 मिलियन को 0.7 से मल्टीप्लाई करते और 6 मिलियन को 0.3 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती। तो अगर मैं 12 को 0.7 से मल्टीप्लाई करूं तो 8.4 बनता है, और 6 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1.8 बनता है। इन दोनों को जमा करूं तो मेरे पास 10.2 बनता है। तो मैं यहाँ पे 10.2 लिख देता हूँ। अगर लेट से वो ना भी दिया होता तो मैं इसको फिर भी सॉल्व तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10.2 में से अगर तो मैंने गलत कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा, तो मैंने शायद गलत कैलकुलेट कर लिया है। नहीं नहीं, ठीक है। तो 10.2 में से 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट माइनस की, तो हमारे पास जेड पॉइंट पे क्या आ गया, हमारे पास जेड पॉइंट पे जो वैल्यू आ गई वो 9.2 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से अब हमने कहाँ जाना है, हमने तो यहाँ तक जाना है। ठीक है, हमने जो इनिशियल लॉन्च तक है वहां तक जाना है। तो अब इस 9.2 में से आप क्या करोगे, इस 9.2 का आप 80% लोगे। ठीक है, क्योंकि इसके होने के कितने चांसेस हैं, 80%। तो अब आप क्या करोगे, आप 9.2 टाइम्स 80% लोगे, और उसके बाद जो दूसरा है नोड वो ये है। ठीक है, दूसरा नोड ये है, और ये क्या है, 1 मिलियन का 20%। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी बनती है, 9.2 का 80% और 0.2 का
और ये फेल्योर है, सॉरी ये 1 मिलियन फेल्योर है, तो फेल्योर का मतलब ये है कि सॉरी ये नेगेटिव, हाँ नेगेटिव अमाउंट है, नॉट फेल्योर तो ठीक है, नेगेटिव अमाउंट। तो ये कितना आ रहा है जी, जरा कैलकुलेट करके बताइएगा, मेरे पास इस फिगर नहीं है जी। फेल्योर रिवर्स होगा तो बेसिकली ये 1 मिलियन नेगेटिव में है। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट शुड बी आएगा 7.16, 7.16। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 7.16, और इसमें से जब मैं 2 मिलियन माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5.16। तो मेरा इसका जवाब आएगा A, 5.16। So this is how you solve a tree. राइट जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237, अभी एक दो दफा ट्री और आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये मैंने इसको बहुत देखा कि इसको क्या करें। तो बेसिकली इसके अंदर अब बहुत हाई फाई किस्म की स्टैटिस्टिक्स है, जी स्कोर्स, और वो शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं है। जी स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो शायद फिर भी हैंडल हो सकता है, लेकिन जी स्कोर वाली कंप्यूटेशंस और वो हाई फाई स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन तो आई डिक्लेयर्ड इज एज आउट ऑफ सिलेबस। अब एग्जामिनर अगर पकड़ के आपको दे दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 238। अब 238 में आपके सामने एक पे ऑफ टेबल बना हुआ है और उस वो कहता है कि मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल बनाओ। ये तो हम वहीं पे बना लेते हैं। मैंने आपको जो सिखाया उस ट्रेनिंग के मुताबिक मैंने कहा कि फॉरन रो वाइज हाईएस्ट वैल्यूज तलाश करो और वहां पे 0 0 लिख दो, 0 0 0 0। फिर उसके बाद हर दूसरी वैल्यू को इससे कंपेयर करो, 20 और 60 40, माइनस 20 और 60 80, माइनस 60 और 60 120, 60 और 90 30, 50 और 90 40, और 10 और 90 80। ये देखिए कितनी जल्दी रेगुलर टेबल्स बन जाते हैं, बच्चे सोचते ही रहते हैं। ये यहाँ पे 60 आ गया, ये यहाँ पे 30 आ गया, ये यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 150 में से 60 माइनस किया, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, ये 30 आ गया। ले जी आपका रेगुलर टेबल तैयार है। अब इसमें से मैक्सिमम रिग्रेट्स, इसमें से जो 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 मैक्सिमम रिग्रेट्स हैं वो चूज कर लो। तो इसका मैक्सिमम 90 है, इसका मैक्सिमम 60 है, इसका मैक्सिमम 80 है, इसका मैक्सिमम 120 है। इन सारे मैक्सिमम में से जो मिनिमम है वो 60 है। तो ये यहाँ पे 30 बंचेस बनते हैं, तो हमारा जवाब आ गया। अब ये देख लें कितनी देर लगी है इसको करने में, बट आई नो दैट सो मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू डू इट। तो ये बेसिकली जब जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस से आपके जहन में ना एक अप्रोच बन जाती है। और मैं बार बार अप्रोच का वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ना इसी में रोलते रहते हैं कि अच्छा रो बना दिए, रो को कॉलम बना दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मैं उलट भी कर सकता था। मैं इस ऑर्डर लेवल को इधर भी बार ले सकता था, डिमांड को इधर भी ले सकता था, फिर मेरा जरा अप्रोच मुख्तलिफ हो जाती। तो इसलिए हमने एक बार अप्रोच तय कर ली एक दफा कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे लेनी है। हाँ अगर क्वेश्चन में वो उलट कर दे तो हमें उलट करना भी आना चाहिए। वो फिर जाहिर सी बात है चक्कर दिया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन देने का अंदाज आपको चक्कर दे सकता है। तो फिलहाल ये हमने कैलकुलेट कर लिया और आपने भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 239 है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 239 है, ये भी न्यूमेरिकल हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और इसके बड़े हाई चांसेस होते हैं ये पूछे जाने के। क्वेश्चन नंबर 239, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंसेप्चुअली तो हमने कहा था, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ चाहे परफेक्ट का वर्ड लगा हो चाहे इम्परफेक्ट का वर्ड लगा हो, तो हमने ये कहा था कि जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फर्क होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें हो तो उससे हम क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू अर्न कर सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इंफॉर्मेशन। कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तब हम क्या अर्न कर सकते हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तब हम क्या अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था। अच्छा अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यम अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर हैज टू डिसाइड व्हिच थ्री ऑफ द न्यू चॉकलेट बार्स टू लॉन्च। डिमांड इज अनसर्टेन एंड कुड अकर एट वन ऑफ थ्री लेवल, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई,
The management accountant used expected values to make this type of decision and this has result predicted in expected profit of 132,000. अब एक उसने आपको दे दिया, उसने आपको दे दिया कि ये इन्फॉर्मेशन जब आपको नहीं थी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 1,42,000, ठीक है। The market is highly competitive and so Yum has decided to employ the services of a market research. तो बेसिकली मार्केट इतनी कंपेरेटिव है कि इन्होंने कहा कि हमें ना परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके लिए इन्होंने एक रिसर्च कंपनी हायर कर ली और ये उस रिसर्च कंपनी को 15,000 देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यम हैज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद द इंफॉर्मेशन। तो ये उन्होंने कैलकुलेट करना है और ये वो आपसे पूछ रहे हैं और उसने आपको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बताई हुई है। तो बेसिकली उसने आपको ये खुद बता दिया कि वो इतना पे करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन की वैल्यू उनके नजदीक 15,000 है। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये बता दो, तो ये बस मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये 15,000 142 में जमा कर लो तो आपके पास जवाब आ जाएगा। बस इसके अंदर सवाल ही समझना था, वरना जवाब की कैलकुलेशन तो इतनी मुश्किल नहीं है। वो सवाल को इसने इतना लंबा किया हुआ कि शायद कोई स्टूडेंट जो है इसमें से ये इन्फॉर्मेशन ना पिक कर पाए, अदरवाइज मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बजाय इसके वो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पूछता उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन पूछ लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 है। 240 में वो कहता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो चूंकि परफेक्ट का वर्ड है तो 100% एक्यूरेट और इम्परफेक्ट होती तो लेस देन 100% होती, और अब उसकी खैर कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं है, बट यहाँ पे परफेक्ट का ही पूछा गया, तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज समथिंग which gives you 100% accurate results। अच्छा, अब इसके अंदर ना बाज का सवाल इस तरह आ जाता है कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ, या कोई कहता है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन बताओ, या कोई कहता है वैल्यू ऑफ इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन बताओ। चाहे वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पूछे, चाहे वैल्यू ऑफ परफेक्ट पूछे, या चाहे वैल्यू ऑफ इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन पूछे, अप्रोच यही होगी कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट दैट इंफॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो परफेक्ट है चाहे इम्परफेक्ट है, और फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू विद दैट इंफॉर्मेशन लेनी है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो इसमें आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि उसने परफेक्ट का पूछा है या इम्परफेक्ट का पूछा है, तो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। ये अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा हम ये वैरायटी को भी देख रहे हैं, तो लेकिन ये उससे भी जरा मुश्किल सवाल है। एनीवेज करने की कोशिश करते हैं। कोई कमेंट आ गया? इम्परफेक्ट वापस वापस बता दें। ओके, मैंने ये बताया था कि मैंने ये कहा था कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का जो सवाल है वो सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बता दो, या वो कहेगा कि वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन बता दो, क्योंकि वो आपको ये कह रहा होगा कि आपको फलानी मार्केटिंग एजेंसी से ना परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फलाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विच मींस 100% एक्यूरेट, तो उसकी वैल्यू बताओ। या आपको वो कह रहा है कि मार्केटिंग रिसर्च आप करवाओगे लेकिन उससे परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको ये बताया था कि चाहे वो ये कहे, चाहे परफेक्ट का वर्ड यूज करे, चाहे इम्परफेक्ट का वर्ड यूज करे, फॉर्मूला वही है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है विद इंफॉर्मेशन, चाहे वो परफेक्ट थी चाहे इम्परफेक्ट थी, और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है विदाउट इंफॉर्मेशन, और दोनों का फर्क ले लेना है, तो उसको आप वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कहोगे, चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट का वर्ड सिनेरियो में जरूर होगा, लेकिन उसका आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क और आपकी इंटरप्रिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, यही पूछ रहे थे माद आप, यहाँ कोई और बात पूछना चाह रहे थे? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 241, कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि कैलकुलेट ऐसे करेंगे ना, ये कैलकुलेशन का ही तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन का ही फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप शायद अब आपका शायद थोड़ा सा सवाल समझाऊं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये गिवन ना होता, हमने तो यहाँ पे एक्स से कैलकुलेट कर लिया, तो अगर ये गिवन ना हो तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट रॉन्ग।
अब वो जो कैलकुलेट कैसे करने वाला आपका सवाल है ना, वो इसमें तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। वो इसलिए नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें तो वो डेटा ही नहीं है। जब उसने मुझे दी ही दो चीजें हैं मुश्किल से, उसने मुझे ये वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी है और उसने मुझे विदाउट इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ये मैंने मिसिंग वैल्यू के तौर पर निकाल ली है। लेकिन अगर ये सवाल सीधा होता तो फिर मैं कैसे निकालता, उसके लिए ना मुझे आपको, चले मैं हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा बाईपास करते हैं सवाल को। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको किसी ऐसे सवाल पे ले जाऊं जहां पे अब ये सारा प्रोसेस हमें खुद करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वे में हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी हमारी आपकी क्वेरी का भी आंसर मिल जाएगा और हमें एक वैल्यू ऑफ परफेक्ट या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का एक थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे क्विकली सवाल तो शायद मुझे मिल गया, लेकिन ये ब्लरी बहुत है। एक मिनट में पहले इसको चेक कर लो कि वाकई ही इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है या इसके अंदर भी हमें कैलकुलेट नहीं करना। हाँ ठीक है, ये सवाल बरल इसमें हमें पूरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। ये सवाल कुछ नजर आ रहा है आपको, गुजारा हो रहा है, कुछ ब्लरी है। तो मैं थोड़ा सा जहां से डेटा होगा मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 249 है। वो कहते हैं एक टॉय रिटेलर है और वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है और वो सोच रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या रखी जाए, और चार प्राइसेस यहाँ पे उसने पिच की हैं। एक वो कहता है 100 या 105, अब ये ब्लरी था बार मैंने लिख दी है, या 110 या 115। और फिर वो कहता है 30% चांसेस हैं कि डिमांड हाई हो। अब ये फिर उसके बाद उसने कुछ डिमांड का डेटा आपको दिया हुआ है कि हाई डिमांड के 30% चांसेस हैं और मीडियम डिमांड के 50% चांसेस हैं और लो डिमांड के 20% चांसेस है। फिर ये कुछ डेटा दिया हुआ था। फिर उसके बाद कुछ डेटा दिया हुआ है कि पे ऑफ टेबल बना के दिया हुआ है कि 100 की प्राइस पे, 105 की प्राइस पे, 110 की प्राइस पे, 115 की प्राइस पे डिमांड वाइज हमने पे ऑफ्स निकाले हुए। तो ये सारे पे ऑफ्स आए हुए हैं। ठीक है जी। अब इतना कमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब पे ऑफ दिया हुआ है। अब उसके बाद वो कहता है रिटेलर हैज डिसाइडेड यूजिंग एन एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच the sale price should be set at 100 as this gives a highest profit of 880। अच्छा, अब अगर फर्ज करो ये जुमला वो ना लिखता और बस यहीं पे वो आपको एक सवाल दे देता, फर्ज करो कि ये आगे कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की हुई और बस उसने बस इसी पे कह दिया कि अगर आप एक मार्केट रिसर्च, नहीं मेरे ख्याल में ये लाइन तो उसको बतानी पड़ेगी कि मार्केट रिसर्च कंपनी को ने अप्रोच किया रिटेलर को और वो समझती है कि वो उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकती है डिमांड लेवल के। तो फिर वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमने क्या कहा था? हमने कहा था वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इंफॉर्मेशन। अच्छा, पहले विदाउट कैलकुलेट कर लो, विदाउट आसान होती है। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो और हमने प्रोबेबिलिटीज पे गुजारा करना है, तो हम कैसे फैसला करते हैं? हम ऐसे फैसला करते हैं कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं हर ऑल्टरनेटिव की। तो मैं 100 पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, 105 पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, 110 पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, 115 पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, और जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो चूज कर लूंगा। वो उसने कहा चले आपको ये मेहनत ना करनी पड़े, तो उसने सवाल में ही आपको खुद बता दी कि अगर आप कर भी लो तो जो हाईएस्ट आएगी वो 100 की प्राइस पे आएगी, यानी कि इस पे, और वो कितनी आएगी? 8,80,000। कैसे निकालते हैं? हम वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तो हो गया गिवन। अब ये जो आपका सवाल था, अब ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमें परफेक्टली पता हो कि किस वक्त क्या डिमांड है,
किस दिन क्या डिमांड है, या किस महीने या किस शहर में क्या डिमांड है, व्हाटएवर जो भी इसका सिनेरियो है। तो अब आपने जरा टेबल को गौर से देखो कि अगर मुझे परफेक्टली पता हो, ठीक है, बल्कि मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ सारों से, अगर मुझे परफेक्टली पता हो कि डिमांड हाई होगी, अगर मुझे परफेक्टली पता हो कि डिमांड हाई होगी, तो मुझे बताओ कि प्राइस मैं 100 की रखूंगा, 105 की रखूंगा, 110 की रखूंगा, 115 की रखूंगा, कोई भी बता दे। तो डिमांड 100 की होगी, क्योंकि 100 की क्यों आपने बता दिया, दोबारा जरा सोचिएगा। अब कोई मुझे 115 कह रहा है, कोई 105 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है। अब ये तीन तीन जवाब आ गए, हालांकि जवाब तीन आने नहीं चाहिए थे, सिंपल सा जवाब है जी। इसका जवाब है 105। ठीक है, इसका जवाब है 105, क्योंकि जब मुझे एग्जैक्ट पता है डिमांड हाई होगी, तो मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगा जहां पे मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मुझे पता है एग्जैक्टली डिमांड मीडियम होगी, तो मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगा जहां पे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। और अगर मुझे एग्जैक्टली पता हो डिमांड लो होगी, तो मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगा जहां पे मेरा प्रॉफिट हाई होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मैंने इन तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1725,000 को प्रोबेबिलिटी से, जो कि हाई की प्रोबेबिलिटी है 30%, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक वैल्यू आएगी। और मैं 7 लाख को जो मीडियम की प्रोबेबिलिटी है इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी। और मैं 1 लाख को जो लो की प्रोबेबिलिटी है इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू आएगी। इन सब को जमा कर लूंगा तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी विद इंफॉर्मेशन। मैं जरा यहाँ से नोट से देख लेता हूँ कि ये कितनी बनती है। तो ये बनती है 8,87,500। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई करके और जमा करके जो आता है वो 8 लाख। तो ये जो आपका इमाद सवाल था, ये अब हम वहां तक पहुंच गए कि हमने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ जब बेहतर फैसला किया, तो हमारा जो जो पे ऑफ है वो 7,500 से बढ़ गया। तो यही इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। इसका मतलब है हम मैक्सिमम इस कंपनी को $7,500 देने को तैयार होंगे। इससे देने को तैयार होंगे तो फिर वही वाली बात है कि ताला आपने फैक्ट्री में लगाया, नुकसान 10 रुपए का होना था, ताला आपने 1,000 रुपए का लगा दिया। तो ये तो असूल होता है सिंपली कि फायदा ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो बेसिकली 7,500 अगर आपके प्रॉफिट्स में बढ़ रहा है इस इंफॉर्मेशन की वजह से, तो आप 7,500 से ज्यादा पैसे तो नहीं देंगे इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल करेंगे जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए हो, तब जाके आपको 7,500 का फायदा हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। और मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे वो इसमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड हो गया। ऐसा ही है जी। बाकियों को भी समझ आया, अगर कोई एम्बिगुइटी है तो पूछ ले, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को बड़ा तंग करता है। इमाद मैंने ये, हाँ, ये जो कैलकुलेशन है, ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ है। और यही मैंने आपको कहा कि अगर वो यहाँ पे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी कह देता आपको, तब भी इसी तरह कैलकुलेशन होती। यही तो मैं उधर पॉइंट समझा रहा था ना। मैं यही समझा रहा था कि चाहे वो वर्ड कहे इंफॉर्मेशन, या वो वर्ड कहे परफेक्ट इंफॉर्मेशन, या वो वर्ड कहे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू एक ही तरीके से कैलकुलेट होती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे परफेक्ट चाहे इम्परफेक्ट, उसके साथ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। और वो जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे परफेक्ट चाहे इम्परफेक्ट, उसके साथ आप वैल्यू निकाल लो। तो मैंने यही तो ऊपर समझाया है। चलो जी, वापस चलते हैं जी जहां जिस सीक्वेंस में हम थे। और हम थे क्वेश्चन नंबर, जी हम क्वेश्चन नंबर 241 पे थे। अब क्वेश्चन नंबर 241 में मुझे कहता है कि कंपनी करंटली सेल्स 90,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय एट दिस लेवल ऑफ सेल्स एंड आउटपुट द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 50 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 90,000 यूनिट्स ये बेच रहे हैं। इस पे इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 50 है, और इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 21 है, विच मीन्स कि इनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 29 है, विच मीन्स कि इनको जो
जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है वो ये है, और उसमें से अगर इनकी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए एकदम खुद ही कर दिया क्योंकि आगे जाके मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा चले जैसे जैसे वो आ रहा था सीक्वेंस में, मैं वैसे आपको पूरा प्रॉफिट तक ले जाऊं। अब वो सोच रहे हैं कि हम इस प्राइस को लोअर कर देते हैं और 50 से 45, पहले कितनी है 50, अब वो सोच रहे हैं कि इसको 45 कर देते हैं, तो लोअरिंग ऑफ प्राइस टू 45, ये अब ये सोच रहे हैं। और अगर इसको ये 45 पे करते हैं तो फिर 14,10,000 प्रॉफिट। ठीक है जी, 14,10,000 प्रॉफिट, ये मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर ये प्राइस को लोअर करते हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटीज है, या डिमांड 1 लाख की होगी या 1,20,000 की होगी। 1 लाख की प्रोबेबिलिटी 45% है और 1,20 की 55% है। और इसके साथ फिर वेरिएबल कॉस्ट की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या वेरिएबल कॉस्ट 20 होगी या 18 होगी। 20 की 40% पॉसिबिलिटी है और 18 की 60% पॉसिबिलिटी है। अब वो ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट लोअरिंग द सेलिंग प्राइस टू 45 वुड इंक्रीज प्रॉफिट इज कितने %? यानी कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ उस चीज की कि अगर हम इस प्राइस को लो कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ना पहले तो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस क्या है? कॉम्बिनेशंस ये है कि 45 की प्राइस हो, नहीं कॉम्बिनेशन 45 की प्राइस तो एक ही होगी ना, उसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो 45 की प्राइस तो एक बात हो गई ना। अब कॉम्बिनेशन ये है कि 1 लाख यूनिट्स की डिमांड हो और वेरिएबल कॉस्ट 20 हो। दूसरा कॉम्बिनेशन 1 लाख यूनिट्स की डिमांड हो और वेरिएबल कॉस्ट 18 हो। तीसरा कॉम्बिनेशन 1,20,000 यूनिट्स की डिमांड हो और वेरिएबल कॉस्ट 20 हो। चौथा कॉम्बिनेशन 1,20,000 यूनिट्स की डिमांड हो और वेरिएबल कॉस्ट 18 हो। इन सारों में जो प्राइस है वो 45 ही है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 45 माइनस 20 25, 45 माइनस 18 27, 45 माइनस 20 25, 45 माइनस 18 27। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। मैं अभी नहीं निकालता, ठीक है जी, मैं वैसे देख लेता हूँ, अगर मेरे पास, नहीं मेरे पास फिगर भी नहीं है तो आप खुद देख लो। और फिर उसमें से हाँ मेरे ख्याल में ये है मेरे पास, तो ये मेरे पास 3 जीरो उड़ा के ये वैल्यूज हैं 2500, और ये तो आसान सी है वैसे, 2500 2700 और 3,000 और 3240, 3,000 और 3240, तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। अब चूंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, इस वक्त आपने ये निकाला तो था, लेकिन चूंकि अब फिक्स कॉस्ट को हम वैसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है, उधर भी इतनी होगी इधर भी इतनी होगी, तो फैसला फिक्स कॉस्ट की बेस पे तो होना नहीं है। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना था? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन 90,000 इंटू 29, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन था 2610, 2610,000, जिसमें से फिर 12 लाख माइनस करके जिशान ने मुझे 14,10,000 बताया था, तो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन इस पर 2610 है। ठीक है, अगर मैं 3 जीरो उड़ा दूं तो 2610 है। अब इससे ज्यादा किन कॉम्बिनेशंस में हमारे पास कॉम्बिनेशन है? इससे ज्यादा एक ये कॉम्बिनेशन है 2700, और इससे ज्यादा एक ये कॉम्बिनेशन है 3,000, और इससे ज्यादा एक ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन अब क्रॉस आउट हो गया। तो बेसिकली 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसमें आपके प्रॉफिट के पिछले एग्जिस्टिंग से ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब मामला आएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी का। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 और 18 की प्रोबेबिलिटीज क्या है? 1000 की प्रोबेबिलिटी 45% है और 18 होने के प्रोबेबिलिटी 60% है, ये निकाल लो। एक 20 की प्रोबेबिलिटी 55% है और 20 होने की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, ये निकाल लो। एक 20 की प्रोबेबिलिटी 0.55 है और 18 की प्रोबेबिलिटी 0.60 है, ये निकाल लो। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इन सारों को ऐड करो तो ये बनता है 0.82, यानी कि
82% चांसेस हैं कि प्राइस रिड्यूस करने से आपकी जो प्रॉफिट है वो पहले से ज्यादा है। तो ये फिर वो दोबारा जो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन है वो मैंने आपको एक दफा फिर एक और एंगल से एक और क्वेश्चन में करा दी। तो अगर अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैसे रेयर है, नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में, आईसीएमए में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आईसीएमए के टेक्स्ट में भी इस पे कोई एम्फेसिस नहीं होता प्रोबेबिलिटीज पे, और शायद ये चीज बहुत बेसिक लेवल पे मैथ स्टार्ट में होती है। तो लेकिन एनीवेज अगर आ जाए, क्योंकि रिसोर्स कॉमन होता है, तो अगर आ जाए तो आपको एक अप्रोच मैंने बार समझा दी है कि किस तरीके से करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 242। तो क्या पूछा हुआ है जी? सेलिंग प्राइस ये 3 हो सकती हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये 3 हो सकती हैं, कंपनी 1000 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रही है पर मंथ बनाएगी, अनसर्टेनिटी प्राइस में है और वेरिएबल कॉस्ट में है, वो अनसर्टेनिटी उसने बता दी, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट 5000 है। वो कहता है कि क्या कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि पॉसिबल आउटकम्स बनाओ और तमाम पॉसिबल आउटकम्स के पे ऑफ्स बताओ, उसने ये नहीं कहा। अगर कहता तो हम बना लेते अभी। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता 20-8 का, एक 20-10 का, एक 20-12 का, फिर 25-8 25-10 25-12, फिर 30-8 30-10 30-12। अभी मैं बना लेता कॉम्बिनेशन, 9 कॉम्बिनेशन बन जाते, पे ऑफ टेबल भी बन जाता। लेकिन उसने कहा मंथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ। अब एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने हैं? 1000, ये उसने हमें बताए हुए हैं। सेलिंग प्राइस 3 है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन प्राइसेस को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जमा कर दूंगा, तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर 20 को 25% से और 25 को 40% से और 30 को 35% से मल्टीप्लाई करूं, तो ये एक वैल्यू आती है और वो आती है 25.5। तो मैंने एक प्राइस को रिड्यूस कर लिया एक प्राइस पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल कॉस्ट पे रिड्यूस कर लूंगा और वो आएगी 10.2। ये क्या एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा, बल्कि वो कह रहा है मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताओ एक पर्टिकुलर मंथ का, तो आप तमाम वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लो। और अब आप क्या करो, अब आप 25/5 में से 10/2 माइनस कर दो और उसमें से फिर 1000 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉफिट आ जाएगा और वो 15300 है। तो ये बेसिकली हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन कर ली। ये इस तरह के सवाल भी आते हैं, 2-3 सवाल भी आपको आगे जाके इस तरह के आएंगे। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। और आगे डिसएडवांटेजेस पे क्वेश्चन है कि which of the following are disadvantages of using an expected value technique? Expected value only provide the most likely result. ये इसका डिसएडवांटेज है। It ignores attitude to risk. ये खैर इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ये वाला है, it ignores attitude to risk। और उसके बाद only 2 possible outcomes can be considered। नहीं जी, हम ज्यादा आउटकम भी कंसिडर कर सकते हैं। Probabilities are subjective, ये बिल्कुल डिसएडवांटेज है। आंसर provided may not exist। मैंने आपको बताया था कि एवरेज एग्जिस्ट नहीं करती अक्सर। तो ये 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपसे किसी एमसीक्यू में पूछे जा सकते थे। उसके बाद फिर डिसीजन आ गया जी हमारा, और डिसीजन ये है कि हम कौन सा फीस सेलेक्ट करें बाय यूजिंग मैक्सिमम क्राइटेरिया। इस सवाल में अब एक ट्रिक है और मैं चाह रहा हूं कि ये सवाल आप मुझे करके जवाब बताएं, ताकि मुझे ये इस बात का पता लगे कि आप उस ट्रिक का शिकार हो गए हैं या अब तक आप थोड़े थे मोहतात हैं। और अब तो खैर मेरे कहने पे तो आपको मोहतात वैसे ही हो जाना चाहिए। तो बहरहाल मोहतात होके भी अगर आप करते हैं तो देखते हैं कि आप इस ट्रैक में आते हैं या नहीं आते। तो ये सवाल है 244, मैं आपको इसके लिए मैक्सिमम 3 मिनट दे रहा हूँ और आपने मुझे इसका जवाब बताना है। वैसे ये वो तो 1 मिनट में जाएगा अगर उस ट्रैक में आप ना फंसे तो।
अब तक जवाब आ जाना चाहिए था, लेकिन बार मैंने आपको 3 मिनट दिए थे, तो 3 मिनट में भी आ जाए तो ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करना होगा, मैं तो सिर्फ जवाब पूछ रहा हूँ। तो एक आंसर आप लोगों ने मुझे दे दिया क्या 1000, और एक आंसर आया 800, और एक आंसर 600 भी आ गया। तो देखें जी, इसका मतलब है कोई ना कोई तो ट्रिक में आया है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ पहले तो, ताकि पहले तो ये क्लियर हो जाए कि आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, 800। ठीक है, सो द आंसर इज बी, 800। अच्छा, अब वो ट्रिक क्या था? वो ट्रिक ये था कि आप में से अक्सर लोगों ने इसको यूं सॉल्व किया होगा कि उन्होंने मैक्सिमम क्राइटेरिया देखा है, तो पहले उन्होंने यूं कॉलम्स में मिनिमम देख लिया होगा। कॉलम्स में मिनिमम देखा होगा कि ये मिनिमम है, उसके बाद यहाँ पे देखा होगा ये मिनिमम है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा होगा कि ये मिनिमम है, और उन मिनिमम में से मैक्सिमम चूज किया होगा। है ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं किया होगा आपने। हाँ, ऐसा ही किया होगा। और ऐसा करने से उस मिनिमम में से मैक्सिमम आया होगा 420, और 420 पे फिर क्या जवाब बनता है? तो वैसे ये खुद ही आपको कंफ्यूजन खुद ही यहाँ पे हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो बेसिकली करना क्या था कि यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल नोट करना था। अब यहाँ से ना फिर एक और आपको प्रोटोकॉल आपको ऐड करना पड़ेगा कि वो पूछ कह रहा है, वो पूछ रहा है मेंबरशिप फी, कितनी फी सेट करो। अब फी उसने रोज में दी हुई है, फी उसने रोज, तो ये डिसीजन वेरिएबल है और ये बेसिकली आपका रिस्क वेरिएबल है। अब उल्टा कर दिया उसने, यहाँ रिस्क वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल ले लिया। अब आपको यूं देखना चाहिए था। तो बेसिकली 360, 480 और 540 में मिनिमम क्या है? 360। 400, 440 और 480 में मिनिमम क्या है? 400। 360, 405, 495 में मिनिमम क्या है? 360। 320, 380 और 420 में मिनिमम क्या है? 320। और इन मिनिमम्स में से मैक्सिमम क्या है? 400। तो जवाब क्या बना? 800। दिस इज हाउ यू शुड डू दिस क्वेश्चन। ये चक्कर है जी। तो ये जिस अटेम्प्ट में भी आएगा तो ये डेफिनेटली चक्कर देगा। और ऑब्वियसली नशीन इसका शिकार हुई, आसिफ भी इसका शिकार हुए, और 3 लोगों ने मुझे सही जवाब बताया। तो बेसिकली इसमें जो ट्रिक था, अब आइंदा से आपने जब सवाल करना है तो आपने सबसे पहले ये नोट करना है, अगर टेबल उसने बना के दिया हुआ है। अगर टेबल आप बनाते तो मैं तो आपको बनाने भी ना देता, ना मैंने आपको सिखाया इस तरीके से। मैंने तो ये कहा है कि एक अप्रोच यूज करो, और डिसीजन वेरिएबल कॉलम्स में लो और रिस्क वेरिएबल रोज में लो, और एक ही अप्रोच से करो। तो अगर तो आप खुद कर रहे होते तो इसका तो प्रॉब्लम ना आता। लेकिन अगर आपको पे ऑफ टेबल दिया हुआ है तो इस चीज को इंश्योर कर लो कि वो आपके स्टैंडर्ड में है। अगर वो उलट स्टैंडर्ड में है तो फिर आपको डिसीजन भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जो चीज कॉलम्स में देखते थे वो रोज में देखनी पड़ेगी आपको, और इसका रिग्रेट टेबल भी उसी हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हमने एग्जाम से पहले कर लिया तो बेसिकली अच्छा हो गया, क्योंकि अब वो जैसे मर्जी दे दे पे ऑफ टेबल, हमें कोई मसला नहीं है। अब जिस तरीके से अगला पे ऑफ टेबल देखो तो ये बड़ा क्लियर है कि ये आपका डिसीजन वेरिएबल है और ये आपका रिस्क वेरिएबल, तो ये नॉर्मल टेबल है जिस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स वो कह रहा है, तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब जिस तरीके से हम कॉलम में देखते हैं कि मैक्सिमम कितना 14, इसमें से मैक्सिमम कितना 17.5, इसमें से मैक्सिमम कितना 21, तो मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या है? ये तो 30 चूज कर लेंगे।
तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। सो यू शुड नो के टेबल में इंफॉर्मेशन कैसे, रोज डिसीजन रो क्या है और रिस्क वाली क्या है। ओके जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 246 है, आसान सा है ये, मेरे ख्याल में रेपिटेटिव सा ही क्वेश्चन है। LMNOP 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, मल्टीप्लाई करके आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, तो बस 5 दफा करना पड़ेगा। और जो सवाल है वो है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द, अच्छा ये सवाल वैसे ही, ये सवाल कुछ और है। तो सवाल पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस सवाल में मुझे कोई प्रॉब्लम लग रहा है बेसिकली, इतने इतने डेटा से तो ये सवाल हल नहीं होने वाला, तो कोई इंफॉर्मेशन शायद मिसिंग है। एनीवेज मैं चेक कर लेता हूँ जरा सोल्यूशन में, क्योंकि अभी चलो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकाल ही लेनी है, और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो चले निकल आएगी। और लेट्स से वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ कि जब आप ऐसा करते हो तो अच्छा अच्छा ठीक है, गॉट इट, क्वेश्चन अधूरा नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। अब मुझे वो पॉइंट मिल गया। तो देखें जी, क्वेश्चन अधूरा नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी 5,26,000, ये तो सारे निकाल लेंगे, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसकी और इसमें से जो सबसे ज्यादा होगी वो 5,26,000 है। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने भी जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सवाल ही गलत है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ विद इंफॉर्मेशन, कि अगर एक्यूरेटली आपको बता दिया जाए कि मार्केट मार्केट कंडीशंस पुअर हैं या गुड हैं या एक्सीलेंट हैं, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। देखते हैं आपको ये समझ आता है या नहीं आता। अगेन मुझे आपने आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये 5,26,000 है, तो आपने मुझे बताना है कि कितना होगा। जी, अब तक जवाब आ जाना चाहिए। तो अगर मुझे परफेक्टली पता होता कि मार्केट कंडीशंस पुअर हैं तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करता, ये वाला। अगर मुझे परफेक्टली पता हो कि मार्केट कंडीशंस गुड हैं तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करता, ये वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है। और अगर मुझे परफेक्टली पता हो कि मार्केट कंडीशन एक्सीलेंट है या एक्सीलेंट होंगी तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करता, प्रोजेक्ट एम। ठीक है, प्रोजेक्ट एम। तो अब क्या करेंगे, अब 600 को पुअर कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और 550 को गुड कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है।
और 570 को एक्सीलेंट कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों को फिर जमा कर लेना है। ये बनता है 566,000। ये बनता है 566,000। 566 बनता है, 3 जीरो उड़ा दें तो बेसिकली 3 जीरो वहां से भी उड़ा देते हैं। तो 566 माइनस 526 वैल्यू इज 40,000। 40 आएगी फिर 1000 लगा के वैल्यू इज 40,000। तो इसका जवाब है 40,000। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो बट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मार्केट कंडीशंस की होगी कि हमें को एग्जैक्टली बता देगा कि मार्केट कंडीशंस क्या होंगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से कर लिया। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, ना कोई जवाब आ रहा है ना कोई सवाल आ रहा है, ऐसे लगता है सारे के सारे गायब हो गए। समझ आ गया ये क्वेश्चन? एक कमेंट आया, कमेंट क्या है? क्लियर बट नीड मोर प्रैक्टिस। जी जनाब, 30 क्वेश्चन ये हैं, 40 पोर्टल में हैं और 20-30 और मिल जाएंगे आपको, तो 100 क्वेश्चन काफी होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ नहीं, देखें जब मैंने भी सवाल पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गायब है। तो सवाल की ब्यूटी यही है कि वो आपको डिसीव कर रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, पहले तो मुझे ये भी लगा कि ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का सवाल अभी ऊपर हमने किया था LMNOP वाला। तो लेकिन फिर उसके बाद जब उसने सवाल पूछा कि वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएं, तो मैंने कहा फिर ये तो अब इसमें से कुछ मिसिंग है। यही आपको लगा होगा, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे, बट इन्फॉर्मेशन जितनी है उतनी ठीक है। ओके, उसके बाद वी गॉट अनदर क्वेश्चन 247। मिनीमैक्स रिग्रेट करना है, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया है और आपको प्रोडक्ट चूज करना है। तो इसका मतलब है डिसीजन वेरिएबल उसी जगह पे है जहां पे होता है, डिसीजन वेरिएबल कॉलम्स में है, रिस्क वेरिएबल रोज में है। तो इसका मतलब है जिस तरह हम नॉर्मल एक एनालिसिस करते हैं रिग्रेट का, वैसे ही करेंगे। और क्या मैंने आपको बताया हुआ है, हाईएस्ट पे 0 0 लिख दो, 0 0 और 0। और अब हर दूसरे वेरिएबल को उससे कंपेयर करो, 73 30 और ये बस मैं यहीं से नोट कर लेता हूँ, मुझे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वहां पे डेटा ही नहीं दिया हुआ इस तरह का। तो 73 माइनस 38 कितना हो गया जी? 35। फिर उसके बाद 35 पे 0 लिखा है तो ये होगा 30, ये होगा 20 और ये होगा 35। फिर ये होगा 17 और ये होगा 25 और ये होगा 42। चलो जी, मैंने करते करते रिग्रेट्स कैलकुलेट कर ही लिए। अब इनमें से मैक्सिमम रिग्रेट्स कौन से हैं? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और इधर सारे ही 0 0 आ गए हैं, इधर ये मैक्सिमम है। ठीक है जी, इन मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है? 42। तो 42 का जवाब आया W, तो जवाब आया A 247। तो जवाब गलत हो गया, इधर B जवाब आ रहा है। इसका मतलब मैंने कुछ गलती की है। तो पहला 43 है, दूसरा ओके, मैंने क्या गलती की है वैसे? ओके, मैंने कोई गलती तो नहीं की एज सच, मुझे इनके जवाब में जरूर गलती लग रही है। तो जवाब W ही आता है, वहां पे जवाब X लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो वर्किंग बताई हुई है वो गलत है, क्योंकि उस वर्किंग के मुताबिक मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर अगर आपको लगे कि वो ठीक है तो फिर
आई सी, ओके जी। देखें जी, हमने गलती की है, अब गलती ढूंढें आप। ठीक है, मुझे आप सवाल अब समझ आया। एक फिर मैं जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ना, तो मैं भी ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन पहले तो किए नहीं होते, तो मैं आपके साथ जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए उससे भी कम पढ़ के जवाब दे रहा होता हूँ, इसलिए गलती हो गई है। तो अब आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि सवाल तो उसने बहुत ही आसान दिया हुआ था, तो बाज का ऐसे भी हो जाता है। बेसिकली उसने ये सारे रिग्रेट्स दिए हुए थे हम किस चक्कर में पड़ गए, हम इसे पे ऑफ समझे और हम रिग्रेट्स निकालना शुरू हो गए। कमाल किया हमने भी। तो उसने ये रिग्रेट्स दिए हुए थे, और मैं भी थोड़ा सा परेशान तब हो रहा था जब इधर जीरो आ रहा था, इधर भी जीरो आ रहा था, इधर भी जीरो आ रहा था, तो मैंने कहा ये, और फिर बहरहाल एक जगह जीरो नहीं भी आ रहा, तो उसने ये रिग्रेट्स दिए हुए। तो डेफिनेटली अब इन रिग्रेट्स में से जब आप मैक्सिमम चूज करोगे तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, और इन मैक्सिमम का मिनिमम फिर यही आता है 17 का। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, हमने इसको खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि हम यूज टू थे कि हमें पे ऑफ दिया जाता है और हमें रिग्रेट निकालना पड़ता है, और इस दफा उसने रिग्रेट दे दिया अपनी तरफ से, उसने कितनी आसानी की, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं सोचा है। ठीक है जी, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है। चलें, ये भी एक लेसन मिल गया हमें कि जरूरी नहीं हर सवाल को कॉम्प्लिकेटेड वे में करना है, पहले पढ़ लें कि दिया क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग। ओके, देन वी गॉट अ डिसीजन ट्री एंड कोई कमेंट आया, लाफ्टर। जी नशीन, ऐसा भी होता है। A company is considering launching one of two new products. If the product is successful in its first month, there will be an opportunity to either make a further investment or license all future development to another company. ये भी कुछ किया गया सा सवाल लग रहा है, बिल्कुल किया गया सा सवाल लग रहा है। अभी हमने सवाल किया था, अप्रोच में बता देता हूँ। इसको आपने इस प्रोबेबिलिटी से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से 4 मिलियन माइनस कर देना है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसमें से 8 माइनस कर देना है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अप्रोच हमने कर ली। इसका जवाब भी आता है 14.1 बिलियन, 249 करवा दिया था, अब 250 पे आ जाते हैं। 250 kg soggy makes paddling pools and has to decide in advance how many pools to make before the summer demand is known. ये भी कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। budget profit for the current year is 1190। अब ये थोड़ा सा ये ब्लरी है, और इनको एक मेटीरियोलॉजिस्ट ने अप्रोच किया और वो एग्जैक्ट वेदर बता सकते हैं। तो ये बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और ये तैयार हो गए हैं 30,000 देने के लिए, और मटीरियोलॉजिस्ट की प्रोडिक्शन यूज करते हुए इनको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा 22,50,000 का। अब ये सवाल कुछ यूं हो गया कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन वो है 2250,000, और आपकी वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ये देने को तैयार है वो 30,000 है। तो सवाल पूछ रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विदाउट इंफॉर्मेशन, तो ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया, मिसिंग वैल्यू विदाउट इंफॉर्मेशन। तो विद इंफॉर्मेशन वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, 30,000 उसमें से माइनस कर दो, तो जब उसमें से 30,000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 250 सी आ जाएगा, 12 लाख है। एक मिनट, सॉरी, इसमें भी अगेन जल्दबाजी में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। Predictions should result in expected profit of 1250, sorry ये तो बड़ा गलत गया है बेसिकली, so this is not 2250, this is 1250। ठीक है जी, और उसमें से 30,000 माइनस कर दें तो 1220 जवाब आता है, और ये हमारा फिर जवाब सी बनता है। ठीक है, तो बेसिकली वो रीड सही नहीं हुआ, दिस वाज नॉट 2250, दिस वाज 125। ये जो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये 1250 वो ब्लरी है, दैट्स व्हाई वो गलती हुई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 251। 251 में फिर एक हमें क्या दिया हुआ है जी, हमें एक पे ऑफ टेबल दिया हुआ है, जरा आप तसल्ली कर लें कि ये पे ऑफ टेबल ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे, और हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू 7,19,700 है, और एक रिसर्च कंपनी है
तो आप रिसर्च कंपनी को मैक्सिमम कितना पे करेंगे। ये फिर वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। मैं जरा एक लास्ट टाइम आपसे चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप एक दफा खुद कर लें, क्योंकि ये जरा corroborate कर देगा वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वाले सवालों को। इसमें कोई इतना डॉज तो नहीं है, लेकिन एक दफा आपको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इंफॉर्मेशन तो बता दी है, और वो है 7,19,700। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और फिर डेफिनेटली इसका जो फर्क होगा वो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जरा एक दफा एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन निकाल लो। फाइव थ्री टू फोर टू जीरो। ये जवाब ठीक नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट। ट्राई अगेन। हरी आप, तो मैं बताने लगा हूँ। सो प्रिसाइसली अगर हमें स्मॉल, हाँ अच्छा, गुड। इसमें भी जरा जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी शायद गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रिक हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखें, अगर मुझे प्रिसाइसली पता हो स्ट्रॉन्ग, तो मैं शॉप साइज कौन सा लूंगा, लार्ज। अगर मुझे प्रिसाइसली पता हो गुड, तो मैं शॉप साइज कौन सा लूंगा, लार्ज। और अगर मुझे प्रिसाइसली पता हो वीक, तो मैं शॉप साइज कौन सा लूंगा, मीडियम। तो अब इसको 0.2 से, इसको 0.4 से, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू विद इंफॉर्मेशन आएगी ये, और आपका जवाब आएगा 11,440। तो ये डिस्क्रिप्टिव अगर सवाल आता तो आपके 5 नंबर गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मेरे ख्याल में जब मैंने कराया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आपने डॉज, आप कहाँ पे डॉज हुए हैं। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे ऑफ टेबल गिवन, कितने केक्स बेक करे, मैक्सिमिन क्राइटेरिया अप्लाई करना है। मैक्सिमिन के लिए मिनिमम चूज करेंगे, मिनिमम, 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 इसका मैक्सिमम, तो इसका जवाब है 20। उसके बाद 253, अगेन डेटा दिया हुआ है फी का, फी रोज में दी हुई है, ये ख्याल रखना आपने, डिसीजन वेरिएबल रोज में है। मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया अप्लाई करना है। पहले तो आप इन सारों के रिग्रेट्स निकालो। अब रिग्रेट्स निकालने के लिए आप पहले रो वाइज देखते थे, अब कॉलम वाइज देखोगे, तो ये जरा फिर उल्टा काम हो गया। कॉलम वाइज देखोगे तो ये 0 आएगा, हाईएस्ट पहले चूज कर लो, इसको आप 0 लिख दो, इसको आप 0 लिख दो, फिर 360 और 400 का फर्क 40, फिर इसका फर्क 40, फिर इसका फर्क 80,
फिर ये वाला फर्क ले लो 40, ये 35, ये 25, फिर ये फर्क ले लो 60, ये फर्क ले लो 45, ये फर्क ले लो 75। फिर आप रो वाइज देखो, ये मैक्सिमम रिग्रेट है, ये मैक्सिमम रिग्रेट है, ये मैक्सिमम रिग्रेट है, ये मैक्सिमम रिग्रेट है, और इसमें से जो मिनिमम है वो ये है। तो बेसिकली प्राइस ऑफ 600, ये जवाब आ गया। ठीक है जी, गुड। आगे चलते हैं। आगे वो ही प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, नहीं प्रोबेबिलिटी वाला सवाल नहीं है, अब वो उसी प्रोबेबिलिटी वाले सवाल को उन्होंने डिफरेंट अंदाज में पूछा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जब वो पूछ ले आपसे, तो आपने ये करना होता है कि आपने डिमांड की चूंकि दो वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले आप इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग देयर प्रोबेबिलिटीज एंड कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर वेरिएबल कॉस्ट की दो वैल्यूज हैं, इसको आप एक वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो जब आपके पास एक प्राइस, एक वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और वॉल्यूम आपके पास, हाँ एक एक वॉल्यूम, एक प्राइस और एक वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, तो फिर आप आराम से कंपनी प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये इस तरह का क्वेश्चन एक दफा हमने ऊपर भी किया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 255 है, जिसमें आपने क्या बताना है, जिसमें आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट ए बताना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट ए, ये स्पेसिफिकली उसने पूछा एट पॉइंट ए बताना है। तो एट पॉइंट ए बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको 60% से, इसको 40% से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद आप 20 मिलियन इसमें से माइनस कर दोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो एट पॉइंट ए जो जवाब आता है वो 22 मिलियन एक मिनट, वो आता है 20.8 मिलियन, 20.8 मिलियन आता है। और ये एक है ऑप्शन, और दूसरी ऑप्शन स्ट्रेट 22 मिलियन की है। तो ऑब्वियसली इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, 22 मिलियन। तो ये भी अभी हमें साथ साथ देखना है। हम इसमें से फिर 22 मिलियन चूज करेंगे, क्योंकि दो पाथ्स जो हैं उनमें से जो आपका बेहतर पाथ है वो आपने चूज करना है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये इस पाथ की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, बल्कि इसको आप यूं समझो, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो 60 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और 12 को 0.4 से 4.8, तो 40.8 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, और फिर 20 माइनस करके 20.8 आता है यहाँ पे। बट देन यू हैव टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स एंड यू विल चूज मैक्सिमम वैल्यू। सो एट पॉइंट ए जो आपकी वैल्यू प्लेस होगी वो 22 होगी, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 है, वो ये पूछ रहा है कि मंथली कंट्रीब्यूशन 13,500 से ज्यादा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 13,500 से ज्यादा होने के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो अगर मैं 1000 पे तकसीम कर दूं तो 13.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब फिर वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन कौन से हैं, 20-8, 20-10, 20-12, 25-8, 25-10, 25-12, 30-8, 30-10, 30-12, ये कॉम्बिनेशन हैं। इन तमाम कॉम्बिनेशन पे आप देख लो किस में 13.5 से ऊपर है। तो इसमें 13.5 से ऊपर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये 5 जो कॉम्बिनेशन है इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ले लो और सारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज जमा कर दो, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, और जवाब सी आएगा 63%। तो मैंने अप्रोच आपको बता दी। वी आर ऑलमोस्ट अप टू 1.5 आवर मार्क, तो मैं इसको बस आपके इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, वैसे भी एक क्वेश्चन रह गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है फाइनेंशियल बेनिफिट की। 500 पीपल की सीटिंग कैपेसिटी है, और जो एमएस है वो चार्ज कर रहा है 10,000, और अब ऑडियंस 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि रिड्यूस करना है इसको सिंगल वैल्यू पे, और ये जब आप रिड्यूस करोगे इसको सिंगल वैल्यू पे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 370। तो अब तय हो गया कि ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेड साइज है वो 370 है,
अब जो दूसरी चीज है वो है कि अनसर्टेनिटी है कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। 70% चांस है कंट्रीब्यूशन 25 आए, 30% चांस है 40 आए। तो आप 25 को 70% से मल्टीप्लाई कर लो और 40 को 30% से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका यहाँ पे ये रिड्यूस होकर सिंगल वैल्यू पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और ये कंट्रीब्यूशन सिंगल वैल्यू पे जब आएगा 25 का 70% कितना होगा जी, 7 में 14 और 35 14 पॉइंट समथिंग। तो ये जब सिंगल वैल्यू पे आएगा तो अब आपने क्या करना है, 370 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और उस कंट्रीब्यूशन में से 10,915 ये बनता है, उस कंट्रीब्यूशन में से फिर आप 10,000 माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास फाइनेंशियल बेनिफिट नेट आ जाएगा, जो जवाब है 915। तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो तो आपने इस तरीके से आंसर इसका निकालना है। ठीक है जी, सो वी आर डन विद ऑल ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम P1 सीमा कैप्लन, और ये बड़े अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े अच्छे रेंज के क्वेश्चंस थे। इसके अंदर ट्रिकी भी थे, डॉट्स भी थे, अक्सर इंफॉर्मेशन बड़े एंगल से पूछी हुई थी। तो ये हो गए, और अब 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस पोर्टल पे हैं, वो एक दूसरे रिजोर्ट से हैं, उसको भी कर लें, वो भी इसी चीज को कवर कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे वो लंबे वाले, तो उसके लिए अब मैंने उसके आंसर्स आपसे शेयर कर लिए हैं। और बहरहाल बाद में मैंने ये नोट किया कि उसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद मैं ना ही डालता तो बेहतर थे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और जब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको समझने और समझाने में भी ऑब्वियसली घंटा घंटा चाहिए, और जो पैटर्न हमारा चेंज हुआ है उसके मुताबिक अब उस क्वेश्चन की शायद इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने फिर आंसर्स दे दिए, तो उसमें से जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब जिस तरीके से ये जो भी एक एमसीक्यू आपको कराया, ये बेसिकली सीमा का P2 नवंबर 2006 का क्वेश्चन को उन्होंने एक एमसीक्यू में थोड़ा सा अडेप्ट किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे इस लेवल का क्वेश्चन बहरहाल आपको करना चाहिए, जिसमें एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन सिमट जाती है और आपको फिर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और पे ऑफ टेबल का कह रहा है, तो इतना एक तो हो जाता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन की लेंथ इन इटसेल्फ 2-2 सफों पे जा रही है तो वो डेफिनेटली 25 नंबर का तो हो सकता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए, हैविंग सेड दैट, एक चीज मुझे सिर्फ इमाद ने कही थी, ये तो खैर इसका सारा सोल्यूशन आप देख लेंगे। तो इमाद ने मुझे कहा था कि जो क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में स्प्रिंग 2019 में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसको भी थोड़ा सा सेशन में ब्रीफ कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अब जो नया आपका डॉक्यूमेंट बनाया था उस पर मैंने ये क्वेश्चन पुट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले बार नहीं देखा हुआ था, तो इमाद ने जब मुझे कहा तो मैंने इसको देख लिया। हालांकि लास्ट सेशन में जब मैं पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन शायद आ चुका होगा, तो मेरी नजर पड़नी चाहिए, लेकिन मैं नहीं इसको देख सका। तो बहरहाल इसको देखने के बाद मुझे सरप्राइज हुआ कि ये क्वेश्चन मुश्किल बहरहाल नहीं है। ठीक है, अब मुश्किल अगर है तो पहले तो जाहिर सी बात है आपने ये आधा पेज का ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़नी है, समझनी है, जिसका कोई खैर आगे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन है क्या बेसिकली, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक बस नजर मार लें, और मैं इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो भी सामने रखता हूँ ताकि मुझे आपको ब्रीफ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने इसकी क्लास के सॉल्यूशंस जो हैं पहले निकाल के रखे हुए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो सबसे मसले वाली बात है, जो कि मुझे आईसीएमए के तमाम पेपर्स में ये बहुत ऑड लगता है, ये अब पता नहीं ये हमारी डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है ये करने की, कि इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं कि हमें उन फिगर्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम होएगा। तो कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये बेसिकली डिमांड है ऑफिस मशीन्स की, ये डिमांड है टेलीकॉम इक्विपमेंट की, ये डिमांड है सर्किट एंड apparatus की। इसको उन्होंने जिम्बाब्वे डॉलर में बताया हुआ है, और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो PKR में है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है, बट उस एक्सचेंज रेट को आप रिलेट नहीं कर सकते रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ। जो रिस्क और अनसर्टेनिटी वाला मामला है वो अलहदा है, ये एक्सचेंज रेट अगर आपको नहीं निकालना आता
यानी कि अगर आप 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर को कन्वर्ट नहीं कर सकते पीकेआर में, जबकि जिम्बाब्वे डॉलर टू पीकेआर रेट दिया हुआ है, तो ये फिर समझ लें रिस्क और अनसर्टेनिटी का मसला नहीं है, आपकी सिंपल कॉमन सेंस और आपका जो रेट निकालने वाला जो एक समझ लें पॉइंट है वो आपको समझ नहीं आता। ठीक है, स्क्रीन चले गई? अच्छा, अब आ गई जी, स्क्रीन आ गई? नहीं आई? आ गई, ओके। तो ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा से डेटा को ब्रीफ करता हूँ कि ऑफिस मशीन की डिमांड 60,000 है, टेलीकम्युनिकेशन 70,000, इंटीग्रेटेड सर्किट एक 70,000, प्राइस जो है वो जिम्बाब्वे डॉलर में दी हुई है और यूनिट कॉस्ट पीकेआर में दी हुई है। अब मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्सिटी तो बहरहाल ये है कि आपने इस को एक्सचेंज रेट को अप्लाई करना है और पीकेआर और जिम्बाब्वे डॉलर का जो रेट है, जिम्बाब्वे डॉलर 2.5 पर पीकेआर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी तो ये वाली है, इसका ताल्लुक बहरहाल रिस्क और अनसर्टेनिटी से नहीं है, ये तो आपको सिंपल कन्वर्जन आनी चाहिए कि अगर 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर हो और जिम्बाब्वे डॉलर 2.5 हो अगेंस्ट 1 पीकेआर, तो अब आपने इसको तकसीम करना है या आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बताएगा अब ये 1 लाख को 2.5 पे डिवाइड करना है, 1 लाख को 2.1 पे 5 पे मल्टीप्लाई करना है अगर हमने पीकेआर निकालने। जी बिल्कुल डिवाइड करना है, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट आपका है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिस्क है वो यहाँ से पढ़ लें जरा। रिस्क ये है कि डायरेक्टर फाइनेंस ने एस्टिमेट किया है कि 75% चांस है कि जो फॉरेक्स का जो रेट है वो 10% स्ट्रेंथन हो जाए और 25% चांस है कि 10% वीकन हो जाए। अब स्ट्रेंथन और वीकन, ठीक है, ये दो आपके पास आउटकम्स हैं, स्ट्रेंथन और वीकन, ये दो आउटकम्स हैं। स्ट्रेंथन होने के चांस कितने हैं? 75%। वीकन होने के चांस कितने हैं? 25%। अच्छा, स्ट्रेंथन कितना होगा? 10% होगा। तो अगर स्ट्रेंथन होता है तो कितना हो जाएगा? इस वक्त 2.5% है, अगर ये स्ट्रेंथ पकड़ता है तो 10% इसमें ऐड कर दें तो 2.75 पर पीकेआर हो जाएगा। तो ये रेट हो जाएगा ना, क्योंकि 10% अगर ये ऊपर जाता है तो ये 2.5 की बजाय 2.75 हो जाएगा, और अगर ये 10% नीचे जाता है तो 2.5 की बजाय 2.25 हो जाएगा। तो अब ये एक और चीज है जो कि अगर आप नहीं समझ रहे तो इसका शायद ताल्लुक रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ इतना नहीं है। बहरहाल यहाँ पे दो आउटकम्स आपको यहाँ पे जरूर नजर आ गई कि आगे जाके डॉलर जिम्बाब्वे डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ने के चांस इतने हैं, कम होने के चांस इतने हैं। बढ़ जाएगा तो इतने का हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इतने का हो जाएगा, और ये एक्सचेंज रेट है बेसिकली। ठीक है जी, तो यहाँ तक भी बात हमने समझ ली। उसके बाद अब ना ज़रबे तकसीम है असल में तो इस सवाल में, और बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितनी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिविजन है, जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन को इतना पसंद भी नहीं आया। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि एट करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट 50% of the total unit cost of each product is for the purchases of raw material which are imported from Zimbabwe and invoiced in Zimbabwe dollar। तो अब ये जो आपने यूनिट कॉस्ट है इसके अंदर 50% ऐसी कॉस्ट है जो कि आपने जिम्बाब्वे से परचेज की थी और जिसकी इनवॉइस जिम्बाब्वे डॉलर में थी। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी डेवलपमेंट कॉस्ट। इसको फिलहाल आप बेशक अभी आपने इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है या नहीं करना, सवाल बस इतना ही है। ये थोड़ा सा डेटा है, ये थोड़ा सा डेटा है, ये सारी समझ लें डिस्क्रिप्शन है, इसके नीचे भी कुछ बस सवाल है, तो डेटा बहुत थोड़ा है। मैं जरा क्विकली आपको इसके सोल्यूशन पे एक दफा आपको जरा दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन वीकन हो गया। अब जरा आप यहाँ पे नोट करो, कोई सी भी एक अगर आप समझ लोगे ना आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो एक वर्किंग हमने ये की कि अगर ये स्ट्रेंथन होता तो ये मेरी वर्किंग 2 है। एक वर्किंग हमने की कि अगर ये वीकन होता है तो एक मेरी वर्किंग ये है। ठीक हो गया जी। और फिर स्ट्रेंथन और वीकन में फिर वो डिफरेंस निकाल के कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, वो मेरी तीसरी वर्किंग है। वहां तक तो पहुंचते पहुंचते वैसे ही हमारा सवाल हो चुका होगा। अब आप जरा फिगर्स पर नजर मारो तो मिलियंस बिलियंस की फिगर है, इतने सारे जीरोस हैं, और इस सवाल में कॉन्सेप्चुअली गलती हो ना हो कैलकुलेटर पे जरूर हो जाएगी। ठीक है, आई डोंट नो एग्जामिनर क्यों ये टेस्ट करना चाहता है कि आप जीरोस में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। ये आई डोंट नो कि किस किस्म का स्किल है,
जो एग्जामिनर टेस्ट करता है बार बार ICMP के क्वेश्चन में। शायद पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा हो भी सही, इस चीज की इंपॉर्टेंस हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। कभी भी सीमा के पेपर में या SCCA के पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फिगर इतनी बड़ी हो। अब यहां से तरह देखिएगा रेवेन्यूज इन जिम्बाब्वे डॉलर। मैं जरा क्वेश्चन पे दोबारा जाता हूँ। तो रेवेन्यूज इन जिम्बाब्वे डॉलर कैसे होगा? 60,000 की डिमांड है, जिम्बाब्वे डॉलर 1 लाख है, 1 लाख उसकी प्राइस है। 60,000 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 60,000 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने किया तो ये फिगर आ गई। अब इस फिगर को PKR में कन्वर्ट करना है, और PKR में भी कौन सा? जब डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो 2.75 पे डिवाइड करोगे, और यही नीचे 2.25 पे डिवाइड करोगे। इसी तरह इक्विपमेंट का निकालोगे, इसी तरह सर्किट का निकालोगे। ये नंबर मिल गया, 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 ये नंबर मिल गया। ये सारी जरबे करने से ऑलरेडी आप 5-6 नंबर ले चुके हो, 5-6 नहीं तो 4-5 नंबर ले चुके हो। तो मसला है इसमें? नहीं है। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल निकाली इन PKR, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत शायद कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को जरूर हो सकती है, क्योंकि उसने कहा था कि यूनिट कॉस्ट है उसमें से 50% जो है वो आपकी इंपोर्ट होती है, रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है 50%, और वो इनवाइस होता है जिम्बाब्वे डॉलर में। तो अब ये इस वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो 60,000 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई किया जी 12,000 से। 12,000 क्या है? इसका 50%, ठीक है जी। इसको 12,000 से कर दिया, मैं कमेंट अभी देख लेता हूँ आपका। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, और इसके बाद इसको तकसीम कर दिया 2.75 से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों किया कि वो जो 10% स्ट्रेंथन वाला मामला है वो स्ट्रेंथन का इफेक्ट इसमें दे दिया। यही इस पे किया, यही इस पे किया। अब मुझे सवाल में सवाए मल्टीप्लिकेशंस के और डॉलर्स के और रिस्क वाला मामला सिर्फ यहाँ पे आके आता है कि 10% ज्यादा 10% कम, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं निशान। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा और वो साइंटिफिक नोटेशंस में जवाब देगा। तो आई डोंट नो एग्जामिनर यहाँ पे क्यों इस किस्म का क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इतनी लंबी लंबी वैल्यूज हैं। अच्छा, यही काम आपने नीचे किया, यही नीचे किया। अब ये टेबल्स बनाना कोई इतना मसला नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। इसमें रिस्क, अनसर्टेनिटी, मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, रिग्रेट, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं हैरान हुआ इस सवाल को देख के, और इस सवाल के मुतालिक जो मुझे सुनने को मिल रहा था। और अब उसके बाद किया क्या आपने? उसके बाद आपने ये किया कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली किसकी? ऑफिस मशीन की, टेलीकॉम की, और ये कैसे निकाली कि जो आपकी ऑफिस मशीन की जो आपकी ऑफिस मशीन की वैल्यू इधर थी, इसको आपने 2.75 यानी कि 10% जो स्ट्रेंथन हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, और जो आपकी 10% लेस की प्रोबेबिलिटी से। और ये प्रोबेबिलिटीज आपको शुरू में बता दी गई थी कि 10% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक मिनट में जरा दोबारा नोट कर लेता हूँ। 10, ये 75% और 25% है। तो इधर आपने फिर फाइनली ये किया कि इसको 75% से और इसको 25% से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। इसको 75% से इसको 25% से मल्टीप्लाई किया, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। इसको 75% से इसको 25% से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। सवाल हो गया आपका खत्म, बाकी थ्योरी है। अब आप पूछ लें कि इसमें से क्या ऐसी चीज है जो इस सवाल को बहुत खतरनाक बना रही है। जी, इस सवाल ने ज़ाहिर बात है क़यामत ढाई है, और बच्चे इस सवाल में फेल हुए हैं। और इसके ऊपर भी जो सवाल था वो भी इस तरह का ही था। उसमें भी प्राइस 10% ऊपर जा रही है, प्राइस 10% नीचे जा रही है, बजटिंग का सवाल था। तो ये बड़ी मुश्किल अटेम्प्ट थी, और आप लोग इसमें से अक्सर जो है ना वो इसमें फेल हुए। इससे अगली अटेम्प्ट में फिर वो ABC ने क़यामत ढा दी। तो अब हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई इस तरह का सवाल आता रहा है। लेकिन अगर उस सवाल को एग्जाम से बाहर निकल के देखो तो फिर आपको वो सवाल इतना मुश्किल बहरहाल नहीं लगता। जी इमाद, ठीक है, बजटिंग का सवाल भी इसी टाइम में था, वो मेरी नजर पड़ गई है उसके ऊपर। वो सवाल बहरहाल मैंने क्लास में करवाया हुआ था। ये मुल्तान में जब मैं करवा रहा था तो ये जो बजटिंग वाला सवाल था ये क्लास में डिस्कस हो गया था। ये मेरे से शायद मिस हो गया, बट बजटिंग वाला सवाल कराया था। वो भी मुश्किल है, वो शायद ज्यादा मुश्किल है। ये मुझे मुश्किल नहीं लगा। इसके अंदर जो चीज है वो मेनली वो बस मल्टीप्लिकेशन और
एक्सचेंज रेट और वो जो कहानी है वो बड़ी खौफनाक किस्म की घड़ी हुई है। वर्किंग्स इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, और कम से कम इसमें से पासिंग मार्क लेने मुश्किल नहीं थे। अगर आप चलो इन्वेंट्री वाले में फंस भी गए हो 50% वाले में, तो सेल्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना या रुपयों में कन्वर्ट करना या एक्सचेंज रेट को 10% बढ़ा देना या 10% कम कर देना, ये तो बेसिकली आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। सो ये जो है, अब हमारा रिस्क और अनसर्टेनिटी कंप्लीट हो गया। आई विल स्टिल एडवाइज कि मैंने चूंकि मेहनत की थी और ये क्वेश्चन सारे कट किए थे, 12-13 सवाल, एक दफ़ा नज़र ज़रूर मार लीजिएगा और इसके सोल्यूशन से देख लीजिएगा। बाकी जो मेन काम हमने करना था, आज तकरीबन 30-32 एमसीक्यूज किए हैं, 40 पोर्टल में हैं। इतनी प्रैक्टिस काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा तो वैसे ही आप बेसिकली पागल होने वाली बात होती है। तो हमें 2 दिन लग गए रिस्क और अनसर्टेनिटी पे, लेकिन कोई मसला नहीं है, चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। कल इंशाल्लाह हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। नहीं अगर हो सकेगा तो अगले लेसन में ले जाएंगे। वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग पे मैंने 2 लेक्चर्स की स्पेस रखी हुई थी 4 घंटों की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल उसे 2 घंटे में कवर करने की। तो नहीं हो सकेगा तो फिर हम एक सेशन और कर लेंगे। ठीक है जी, कोई फाइनल कमेंट या क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ। जी आज सिंप्लेक्स मेथड कोशिश तो करूंगा कि कल ही कर लूं, लेकिन अगर ना कर सका, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में बताने वाली तो शायद एक ही बात है, ना कर सका तो सिंप्लेक्स से अलग कर लूंगा। ठीक है, सो सी यू टुमारो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।